गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूं। आज मेरे 3000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, वो भी सिर्फ 15 दिन की एक सुहाने सफर में, और सारे वीडियो मेरे यस बैंक पर ही आए थे। तो आज मैं तहे दिल से अपने सारे व्यूअर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देखिए, मेरे चैनल पे काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। वैसे तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मैं सभी लोगों का नाम अभी ले नहीं पाऊंगा। तो मैं जिनका नाम नहीं ले पाऊंगा उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। तो मैं मिस्टर राजेश माहेश्वरी जी का, मिस्टर मैथ्यू जॉर्ज जी का, मिस्टर हैरी खुराना, जैस्मिन भलोडिया मैम, कुलवीर जडीका जी, MM हक जी, राजेश पटेल जी, मीर पानी अलाइव और सुनीत सिंघल जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। बाकी जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले पाया हूं, उन लोगों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, FPO प्राइस के बाद काफी कुछ एक्शन आपने देखा है यस बैंक के काउंटर पे, और उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जैसे कि सारे शेयर्स में होता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये शेयर जो है कंसोलिडेशन स्टेज में पहुंचता हुआ आपको दिखेगा। दोस्तों, यस बैंक का काउंटर एक बेहद ही इंटरेस्टिंग काउंटर है। देखिए, इस काउंटर पे काफी लोग काफी ऊंचे स्तर पर फंसे हुए हैं। काफी लोग वे भी हैं जिन्होंने FPO प्राइस पे शेयर लिए थे। कुछ लोग तो उसमें से एग्जिट कर गए, कुछ बने हैं। कुछ लोगों ने अभी 16 रुपए पे लिए होंगे, कुछ लोगों ने 17 पे लिए होंगे। तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग सेट्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन नेचुरली एक सवाल सभी लोगों के दिमाग में आता है कि भाई, यस बैंक का शॉर्ट टर्म में प्राइस प्रोजेक्शन क्या है या लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, मैंने तो वैसे अपने 10 वीडियो में जो सारे यस बैंक पर ही थे, काफ़ी कुछ उसमें मैंने जानकारी दी है। लेकिन आज समरी के तौर पे मैं कई चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आपने हमारी टैगलाइन देखी होगी आज के वीडियो की, जिसमें मैंने लिखा है यस बैंक सीधी बात। सो दोस्तों, सीधी बात कड़वी बात तो नहीं होगी, लेकिन सीधी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ज़्यादा अच्छी होती है। और धनमंत्रा चैनल का मकसद आप लोगों को बड़ी-बड़ी संभावनाएं बताना नहीं है, एक रियलिस्टिक संभावनाएं बताना है। और समय-समय पर आपको यस बैंक से रिलेटेड और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं, वो मेरा धनमंत्रा चैनल पे एक कर्तव्य है आपको बताना। और आप सारे लोग एजुकेटेड पर्सन हैं, उन सारी न्यूज़ से अपडेट होकर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो स्वयं लें। देखिए, आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आज चूंकि मेरे 3000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आज मैं गिफ्ट के तौर पर एक बैगर आइडिया अपने सारे व्यूअर को दूंगा। देखिए, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता हूं, लेकिन मैंने भी स्टॉक मार्केट पे करीब 10 से 15 साल बिताए हैं। और मैं अपने आप को एक एजुकेटेड पर्सन भी मानता हूं, क्योंकि मेरी एजुकेशन काफ़ी डिसेंट हुई है। तो मैंने अपने सारी नॉलेज को और एक्सपीरियंस को यूज़ करके एक शेयर निकाला है, जिसमें मेरे हिसाब से एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ रहा है, और उसकी झलक पिछले एक हफ्ते से दिख रही है। तो मैं इस वीडियो के बीच में उस शेयर का जिक्र करूंगा। आप लोग स्वयं इस शेयर के बारे में अपने लेवल पे स्टडी करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से इसके बारे में जानें। मुझे तो ये शेयर एक मल्टी बैगर शेयर लगता है, और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये खरीदें। आप पहले खुद का एनालिसिस करें और उसके बाद डिसीजन लें कि ये एक बैगर शेयर आपके लिए हो सकता है कि नहीं। देखिए, मेरे कमेंट सेक्शन में जितने भी सवाल आ रहे थे, उनमें से जो मैंने एक समरी निकाली है। देखिए, समरी, लोग ये पूछते हैं कि यस बैंक का शेयर गिरेगा। कुछ लोग तो ऐसे भी कमेंट करते हैं कि 4 रुपए चला जाएगा, 5 रुपए चला जाएगा। कई लोग पूछ रहे हैं साहब 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। देखिए, कोई भी शेयर के
बारे में आप खुद भी अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं अगर आपको उसके फंडामेंटल्स के बारे में पता हो। आपने मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे, आपने देखा होगा मैं किसी भी वीडियो पे चार्ट समझाने के लिए नहीं आता हूँ कि अभी MACD ये चल रहा है, ओवरबॉट जोन है या अंडरबॉट जोन में है, क्योंकि अभी आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग जो नया यस बैंक है, इसमें देखिए अभी टेक्निकल पैरामीटर से आप कोई जजमेंट नहीं ले पाएंगे। ज़्यादातर जजमेंट अभी वैल्यूएशन के बेसिस पे किए जा सकते हैं और इमोशनल बेसिस पे और न्यूज़ बेसिस पे। तो दोस्तों, आज हम ये स्टडी करते हैं कि जो यस बैंक का शेयर है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो किस लेवल पे है। इज यस बैंक फेयरली वैल्यूड, या ये अंडर वैल्यूड है, या ओवर वैल्यूड है। देखिए, जो बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स होते हैं और यू कैन से फाइनेंशियल सेक्टर के या NBFC सेक्टर के, उनमें जो वैल्यूएशन का सबसे बड़ा पैरामीटर होता है वो होता है बुक वैल्यू। देखिए, आप अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र से पता करेंगे कि बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। हो सकता है मैं अपने किसी अगले वीडियो में इस टॉपिक को कवर करूं। तो अगेन टू से कि बुक वैल्यू इज द बेसिक पैरामीटर जिसके ऊपर बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और यू कैन से NBFC सेक्टर के शेयरों का वैल्यूएशन होता है। तो देखिए, जो 15,000 करोड़ का FPO आया था यस बैंक का, उसके बाद जो हमने MD साहब की वेरियस फोरम में स्पीच सुनी और कॉन कॉल में भी देखा कि यस बैंक का जो अपडेटेड बुक वैल्यू है वो करीब 15 रुपए का है। तो आपने कल जो यस बैंक का क्लोजिंग प्राइस देखा होगा वो करीब 15 रुपए 10 पैसे का था। तो आप ये देखिए कि यस बैंक का जो शेयर है वो करीब 1:1 के बुक वैल्यू पे आ गया है। अब आप ये कहेंगे कि भाई 1:1 पे जो बुक वैल्यू है उससे मैं क्या इन्फ्रेंस निकालूं। तो देखिए, मैं आपको कुछ कंपैरिजन बता देता हूं। देखिए, जो PSU बैंक्स हैं उनका अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो वो करीब 1 से कम है, 0.83, इनफैक्ट उससे भी कम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर प्राइस टू बुक आप देखेंगे वो करीब 0.83 आता है। कोटक बैंक का अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे तो वो 3.5 टाइम्स आता है। कहने का मतलब ये है कि जो कोटक बैंक का फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है वो उसके बुक वैल्यू से 3.5 टाइम पे कोट कर रहा है। HDFC जो सबसे प्रेस्टिजियस बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के सेगमेंट में, आपने काफी करेक्शन देखी होगी पिछले 1-2 महीनों में इस काउंटर पे। उसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 3.25 है। देखिए, कुछ मिड कैप के प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी हम देख लेते हैं। फेडरल बैंक का जो प्राइस टू बुक है वो 0.75 है और इंडसइंड बैंक का प्राइस टू बुक 1 है। अगर आप कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखें तो उसमें एक लीडिंग बैंक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो 5 टाइम्स के बुक पर ट्रेड करता है। अब आपको मैं एक ऐसे बैंक की बात करूं जो PCA के अंतर्गत है और जिसमें LIC का मेजॉरिटी स्टेक है। उस बैंक का नाम आप भली बातें जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ IDBI बैंक का। देखिए, इस बैंक का NPA बहुत हाई है, बैंक लॉस में है। ये बैंक अभी कोई लोन नहीं दे सकता है क्योंकि PCA में है। PCA का मतलब आप जानते होंगे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जो RBI के थ्रू एक प्रकार की इमरजेंसी लगाई जाती है कि आप सारे टाइम जो है अपना पुराने पैसे लाने में ही लगाइए और नए लोन आप नहीं दे सकते हैं। तो इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि IDBI बैंक जो है वो फ्राइडे का जो उसका प्राइस था उसके आधार पे इट्स ट्रेडिंग एट 1.41 टाइम्स टू बुक वैल्यू। तो इससे आप ये देखेंगे कि चूंकि इस काउंटर में खबरें चल रही हैं कि LIC इसको फॉर्मली टेक ओवर करके और काफी कुछ इसमें नई चीजें करने वाला है, उसके बेसिस पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो करीब 1.41 टाइम्स है। तो दोस्तों,
हम अगर सारी बैंकों के प्राइस टू बुक रेशियो से एक इन्फरेंस निकालना चाहें तो प्रेजेंट प्रॉब्लम जो यस बैंक की है, देखिए बुक वैल्यू इसीलिए किसी बैंक की कम होती है क्योंकि उसके एसेट क्वालिटी उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट में यस बैंक के एसेट क्वालिटी के बेसिस पे उसके प्राइस टू बुक वैल्यू का आकलन करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि यस बैंक का जो प्रेजेंट प्राइस है वो फेयरली वैल्यूड है। 15 रुपए के प्राइस पे ये फेयरली वैल्यूड है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर भविष्य में यस बैंक के रिजल्ट अच्छे आते रहे और एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती रही, देखिए एसेट क्वालिटी तो इनकी इंप्रूव होगी क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग कर रखी है, लगभग 75% बैड एसेट्स की। तो जैसे जैसे इनकी रिकवरीज होंगी, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होंगी और इनके आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में अगर प्रॉफिट अच्छे आते हैं और नेटवर्थ इंप्रूव होती है तो आप देखेंगे कि इनके बुक वैल्यू में भी बढ़ोतरी दिखेगी। और जब बुक वैल्यू बढ़ेगा तो नेचुरली ये मार्केट उसी प्रकार यस बैंक के शेयरों का वैल्यूएशन करेगा। सो दोस्तों, समरी में मैं ये कह सकता हूं कि आज का जो प्राइस है यस बैंक का 15 रुपए 10 पैसे का, वो एक फेयर वैल्यू है यस बैंक के लिए। अब कई लोगों का प्रश्न है कि सर 1 साल 2 साल बाद यस बैंक के प्राइस का क्या होगा। तो देखिए यस बैंक का काउंटर आने वाले कई सालों में अपने रिकवरी पे रिएक्ट करेगा। रिकवरी से मेरा मतलब है जैसे जैसे इनकी एनपीएस की रिकवरी आती जाएंगी यस बैंक का प्राइस उसको रिएक्ट करेगा। और अच्छी खबरों का सिलसिला, देखिए इसमें कई अच्छी खबरें आ सकती हैं। एक खबर ये भी आ सकती है आपको किसी दिन की एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ा दिया। एक खबर आपको ये भी आ सकती है किसी दिन कि किसी फलाने बैंक ने अपना स्टेक बढ़ा दिया। तो देखिए इसमें खबरों का सिलसिला चलता रहेगा और उसके बेसिस पे जो इसका वैल्यूएशन होगा वो थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलेगा क्योंकि स्टॉक मार्केट आपने देखा होगा फॉरवर्ड लुकिंग होता है और काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन को यस बैंक का प्राइस डिस्काउंट करेगा। देखिए यस बैंक का जो अभी प्रेजेंट में एक प्रॉब्लम है कि इसकी इक्विटी बहुत हाई हो गई है। करीब देखिए 2,500 करोड़ की नंबर्स की इक्विटी है और फेस वैल्यू यस बैंक का जैसे कि आपको पता है कि 2 रुपए है। देखिए किसी भी शेयर का इवैल्यूएशन आप अर्निंग पर शेयर से करते हैं। ये बहुत ही एक बेसिक कैलकुलेशन है और अर्निंग पर शेयर आपने देखा होगा कैसे निकालते हैं। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है उसको आप उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो उसका अर्निंग पर शेयर आपको मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, सपोज यस बैंक का जो पूरे साल का प्रॉफिट अगर 2,500 करोड़ है और आप उसको जितने भी यस बैंक के शेयर हैं जो कि आज 2,500 करोड़ नंबर्स के हैं, आप उसे जब डिवाइड करेंगे तो इनका ईपीएस आएगा 1। अब हम ये स्टडी करते हैं कि ईपीएस के आधार पे यस बैंक के शेयर का आज का वैल्यूएशन क्या है। देखिए ईपीएस के आधार पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यस बैंक का जो वैल्यूएशन है वो आपको थोड़ा हायर साइड में दिखेगा। देखिए जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं वो इन जनरल में करीब 20 से 25 का जो पीई है वो डिराइव करते हैं। कोटक बैंक का जो देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो करीब 30 रुपए पे है, 30 टाइम्स, और एचडीएफसी बैंक दैट इज एट 21 टाइम्स। तो ये देखिए दीज आर टू लीडिंग बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर। अब आपको मैं कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन के आधार पे हम एक एक्सरसाइज करते हैं कि यस बैंक का ईपीएस के आधार पे जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है वो फेयरली वैल्यूड है और भविष्य में इसकी वैल्यूएशन क्या हो सकती है। तो दोस्तों आगे की कुछ लाइनों को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आए थे उससे मैंने एक रफ कैलकुलेशन करी है और पिछले क्वार्टर में जो एचडीएफसी बैंक का जो प्रॉफिट था अगर आप उसको 4 टाइम्स कर दें
और एक एनुअल प्रॉफिट निकालें तो वो करीब 27,000 करोड़ का प्रॉफिट आता है। और उसी प्रकार अगर कोटक बैंक के नेट प्रॉफिट को आप फाइनेंशियल 21 के लिए निकालें, जो जून के क्वार्टर के प्रॉफिट से एक्स्ट्रापोलेट करके, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के कि इसको लेट्स मेक इट 4 टाइम्स, तो कोटक बैंक का जो आपको टोटल नेट प्रॉफिट का फिगर एनुअल बेसिस पे आएगा वो आएगा 7,300 करोड़ का। इंडसइंड बैंक का 2,000 करोड़ का आएगा, आरबीएल बैंक का 300 करोड़ का आएगा, फेडरल बैंक का 1,600 करोड़ का आएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का करीब 400 करोड़ आएगा। देखिए यस बैंक के पिछले क्वार्टर में सिर्फ 34 करोड़ का प्रॉफिट आया था, तो इसको अगर आप 4 टाइम्स करेंगे ये तो सिर्फ 150 करोड़ का आएगा। लेकिन आगे जाके जब रिकवरीज होंगी, इनके काजा रेशियो बढ़ेंगे और इन्होंने काफी नए नए प्रॉफिटेबल सेगमेंट में जो लोन देने चालू किए हैं जहां मार्जिन ज्यादा है, तो उस प्रकार इनके मार्जिन पे पॉजिटिव फर्क पड़ेगा और इनकी प्रॉफिट भी बढ़ेगी। देखिए यस बैंक के अगर आप प्रॉफिट के इतिहास को थोड़ा सा देखेंगे, 2018 में जो इनका एनुअल प्रॉफिट आया था वो सबसे अच्छा था, वो करीब 4,233 करोड़ का था। और बाकी के सालों में ये प्रॉफिट जो आप कह सकते हैं 2,000 से 3,000 करोड़ के बीच आता था एनुअल बेसिस पे। सो देखिए अगर बेस्ट केस सिनेरियो हम लेते हैं कि एवरीथिंग विल बी गोइंग गुड, तो हाईएस्ट साइड पे हम ये एक अज्यूम करके चल सकते हैं। देखिए ये एक सिर्फ अजम्पशन है कि बेस्ट केस सिनेरियो में FY21 में यस बैंक जो है 1,500 से 2,000 करोड़ के बीच का एनुअल प्रॉफिट दे सकता है। देखिए दीज आर ओनली अजम्पशन, और मैं आपको ये बताऊं ये अजम्पशन हमने बेस्ट केस सिनेरियो में किया है। सो इस प्रकार के प्रॉफिट लेवल पे जब आप इनकी ईपीएस निकालेंगे और उस ईपीएस को अगर आप 20 टाइम्स का मल्टीपल दें, तो यस बैंक का जो प्राइस आता है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए वो आता है 16 रुपए। दोस्तों मैंने आप पहले के वीडियो में मैंने बोला है कि मेरा यस बैंक पे जो वीडियो है वो उन लोगों को ज्यादा सूट करेगा जिन लोगों ने एफपीओ प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया है और वो मेरे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों अगर एफपीओ प्राइस से आप FY21 का प्राइस कंपेयर करेंगे 16 रुपए, तो आप देखेंगे कि एफपीओ प्राइस से अगर आप अपना एफपीओ वाला शेयर पूरे साल भर के लिए रखें और ये मान के चलें कि पूरे साल भर में यस बैंक 1,500 से 2,000 करोड़ का प्रॉफिट देगा, तो उसका प्राइस इस वैल्यूएशन के आधार पे 16 रुपए ही आता है। देखिए कुछ बहुत बड़ी न्यूज आ गई, अच्छी न्यूज आ गई, बाजार में बुल रन आ गया और सभी बैंकों को बहुत ज्यादा पी मल्टीपल मिलने लगा। देखिए उस आधार पे तो इसका प्राइस कहीं भी जा सकता है। मैं एक कंजर्वेटिव बेस्ट केस सिनेरियो ही अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो 12 रुपए का शेयर है वो आपको एक साल में करीब 16 रुपए भी दिखेगा और इस प्रकार आपको 33% का रिटर्न दिख रहा है। दोस्तों इस चार्ट को आप ध्यान से देखें, ये चार्ट मैंने सिर्फ 25% एनुअल रिटर्न के हिसाब से बनाया है और इस चार्ट को मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। कई व्यूअर्स यहाँ नए आए होंगे तो उनके कंजम्पशन के लिए मैं इसको एक बार फिर दिखाता हूं। और मैं इस चार्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये एक सिंपल चार्ट है जो कंपाउंडिंग फार्मूले पर बेस्ड है और इसमें मैंने ये बताया है कि अगर आपको सिर्फ 25% प्राइस एप्रिसिएशन यस बैंक के शेयर में मिले और हर साल उस बढ़े हुए प्राइस से ये 25% ग्रोथ आपको देता रहे और आप इस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को कंपाउंडिंग करते रहें, तो एक कंपाउंडिंग फार्मूले से आप देखेंगे कि 10 साल के पीरियड में आपको 10 टाइम्स रिटर्न यस बैंक का काउंटर दे सकता है इन ए वेरी वेरी कंजर्वेटिव टर्म। तो फिर मैं एक बार अपना वो एग्जांपल दोहराऊंगा कि अगर आपने एफपीओ प्राइस में 10 लाख के शेयर लिए थे, 12 रुपए के प्राइस पे जो करीब 83,000 शेयर आते हैं,
तो आपको 10 साल में आपके ये करीब 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। देखिए निफ्टी ने पिछले 10 साल में सिर्फ डबल का रिटर्न दिया है। कहने का मतलब अगर आपने निफ्टी में 10 साल पहले 10 लाख लगाए होते तो आपको 20 लाख मिलते। सेंसेक्स में भी करीब 20 लाख मिलते, बैंक निफ्टी में भी करीब 21-22 लाख, और अगर निफ्टी आईटी में लगाए होते तो आपके करीब 30 लाख के रूप में मिलते। तो दोस्तों ये एक कैलकुलेशन है, और विद ए कैवियट। देखिए शेयर बाजार में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती है, लेकिन एक प्रोजेक्शन तो हम लोग करते हैं। लेकिन आप इस प्रोजेक्शन के बेसिस पे कभी भी इन्वेस्ट करें तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह ले लें। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मेरे 3000 सब्सक्राइबर बेस 15 दिन में हो गए हैं, और मैंने सारे वीडियो यस बैंक पर ही बनाए थे। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों मैं बहुत स्टडी करता रहता हूँ। अगर आपने मेरे बारे में यूट्यूब पे पढ़ा होगा तो पेशे से मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, काफ़ी रीडिंग करता हूँ, और 10-15 साल से शेयर बाजार में रहते हुए थोड़ा सा एनालिटिकल पावर तो आई गई है। तो एक स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा था पिछले कई दिनों से, और मैंने सोचा कि आज अपने सभी व्यूअर्स को एक गिफ्ट के तौर पे ये स्टॉक मैं बताऊं। देखिए अभी आपने टीवी पे देखा होगा कि जो सबसे प्रोग्रेसिव सेगमेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बुलिश हैं, वो है स्पेशलिटी केमिकल का। और आपने देखा होगा कि भारत सरकार भी काफ़ी इंसेंटिव दे रही है इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। तो देखिए जो मैं शेयर बताने जा रहा हूँ ये इसी सेक्टर का है। और दूसरा सेक्टर आपने देखा होगा जो फ्लरिश कर रहा है इंडिया में है, वो है एग्री सेक्टर का। आपने देखा होगा एस्कॉर्ट का शेयर कितना चला, और आपने देखा कि जितने भी फर्टिलाइजर के शेयर हैं सब चल रहे हैं, और एग्री रिलेटेड शेयर आपने यूपीएल का देखा। तो ये कंपनी जो है एग्रो सेक्टर में भी है, ये कंपनी पेस्टिसाइड्स में भी है, ये कंपनी पिगमेंट सेक्टर में है, ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में है, और पिछले 3 सालों से यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा था, और अभी पिछले कई हफ्तों में इसमें एक प्राइस वॉल्यूम का बड़ा एक्शन आया है। देखिए मैं इस शेयर के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको गिफ्ट के तौर पे इस शेयर का नाम बताता हूँ। ये मेरी गट फीलिंग है कि ये शेयर एक मल्टी बैगर शेयर बनने वाला है, क्योंकि देखिए मल्टी बैगर शेयर बनने के लिए एक शेयर में कई चीज़ें देखी जानी चाहिए, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इस शेयर में जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है, जो आप इनके वेबसाइट पे जाकर भी पता कर सकते हैं। देखिए इन्होंने पिछले 3 सालों में काफ़ी कैपेक्स किया था, और काफ़ी बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन अपने प्लांट्स में किए थे, जिससे कि इनके जो नए प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें काफ़ी ह्यूज मार्जिन आने वाली हैं। और इनके जब आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे तो ये जो सारी कैपेक्स इन्होंने करी है, उससे इनकी जो टॉप लाइन है वो अगले 1.5 से 2 सालों में डबल हो जाएगी। जी हाँ, डबल हो जाएगी। और इन्होंने जो और भी कैपेक्स प्लान कर रखे हैं, उससे इनके शेयर प्राइस कितने ऊंचा जाएंगे आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और इस कंपनी के ना चलने का एक कारण ये था कि इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग थोड़ी कम थी, एफआईआई का इंटरेस्ट कम था। लेकिन आप इनके जब कारपोरेट अनाउंसमेंट के कॉलम में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले इन्होंने जो एक कॉन कॉल करी थी, एक इन्वेस्टर कॉल का एक मीटिंग किया था। उस मीटिंग में जिन एफआईआईज और डीआईआईज ने इनसे मुलाकात की, वो लिस्ट आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इंडिया के और वर्ल्ड के हुज एंड हु उस मीटिंग में थे। तो देखिए एफआईआईज ने इस काउंटर को एक तरीके से पकड़ लिया है, और मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे उनकी भी इन्वेस्टमेंट इस काउंटर पे चालू हो जाएगी, और आपको ये शेयर बहुत कम समय में काफ़ी ऊंचाइयों पर दिखेगा। देखिए इस कंपनी का नाम है मेक मनी ऑर्गेनिक्स। दोस्तों ये मैंने काफ़ी रिसर्च बेस के आधार पे ये शेयर निकाला है। फ्राइडे को ये शेयर 69 रुपया 45 पैसे पे बंद हुआ था। 72 के ऊपर उसने एक हाई मारा था, और जब बाजार गिर गया तो करेक्ट हो गया, वरना
फ्राइडे को ही इस शेयर को करीब 80 रुपए तक जाना था। तो दोस्तों, आप अपने वित्तीय सलाहकार से इसके बारे में जानकारी ले लें और इनके वेबसाइट को भी जाएं और इनके पास परफॉर्मेंस को, सब चीज को पढ़ के आप इस पे डिसीजन लें। ये मेरा एक व्यक्तिगत सोच थी। मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को एक गिफ्ट के तौर पे ये शेयर बताऊं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरे को अपने आप पे जितना भरोसा है, मुझे लगता है मैं सही साबित होऊंगा इस काउंटर पे। दोस्तों, वीडियो आज बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। लेकिन देखिए, जब आप लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी शेयर में और सालों साल उसमें रुकना चाहते हैं, तो कम से कम 10 से 15 मिनट का एक अच्छा वीडियो तो आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आने वाले दिनों में मैं आपको कई नए नए शेयरों पे वीडियो जारी करूंगा। और जितना लाइक कर रहे हैं, मेरे लिए उतना ही मनोबल बढ़ाएगा। और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।